ऐप का स्टेज 2 लागू कर दिया गया और इसके साथ साथ सख्तियां पाबंदियां बढ़ चुकी हैं। देखिए लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषित हो रहा है। एक ही वायु लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच चुका है और खास करके कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग जाएगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। ग्रैब 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा और सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए धुंधली यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी और वहीं जो झाग है वो भी नदियों में दिखाई दे रहा है। तो ग्रैब 2 आज से लागू हो गया है और इस ग्रैब 2 में कई प्रतिबंध पाबंदियां रहेंगी। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रैब 2 को लेकर के कि कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी, क्या क्या काम आपको नहीं करने होंगे, इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा ये इंडेक्स पहुंचा हुआ है। और एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जहां देखिए झाग ही झाग नजर आ रहा है, उजला सा बादल आपको दिखाई दे रहा है और यह यमुना नदी और कई जगहों पर पानी इस तरीके से प्रदूषित हो चुका है। और देखिए ये कुछ जगहों की, कुछ इलाकों की तस्वीर है। आईटीओ की तस्वीर देखिए, कालका जी की तस्वीर देखिए जहां पर देखिए सूर्य काफी धुंधला नजर आ रहा है। अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर जहां दूर से आपको लगे कि कुहासा ही कुहासा है। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां भी देखने को मिल रही है। और देखिए ये हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की तस्वीर है और ये अलग अलग जगह की तस्वीर है जहां पराली जलाने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि इसको लेकर भी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और पंजाब, हरियाणा हो, यहां से इस वक्त में पराली जलाने की खबरें सामने आती है और प्रदूषण बढ़ाने में ये काफी बड़ा फैक्टर होता है। और देखिए इस बीच कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां होटल मालिक के घर पुलिस ने छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई इस होटल मालिक, होटल संचालक पर देखने को मिली है। बता दें कि इस कार्रवाई से हरकंप भी है। सुखदेव रजक नाम के व्यक्ति के घर छापेमारी हुई है। पुलिस बल के साथ कोडरमा एसडीपीओ भी मौजूद है। करोड़ों रुपए कैश, सोना और मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बरामद रुपए को गिनने के लिए मशीन मंगाए जाने की सूचना है। मौके पर इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद है। कोडरमा थाना क्षेत्र के लड़ियाडी पंचायत के वृंदा गांव का यह मामला सामने आया है। झारखंड विधानसभा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने को लेकर के कोडरमा पुलिस कटिबद्ध दिख रही है। अब बता दें कि बीती रात 2 बजे से ही यहाँ पुलिस भारी संख्या में पहुंची है। इस वक्त हम लरियाडी के वृंदा गांव में हैं जहां सुखदेव रजक नामक एक व्यक्ति के घर पर सुबह 2 बजे से ही पुलिस लगातार यहाँ कैंप कर रही है और छापेमारी को अंजाम दे रही है। अब बता दें कि जो सूचना मिल रही है कि घर के भीतर से लगभग करोड़ रुपए कैश मिला है, वहीं कुछ सोना और मादक पदार्थ भी मिलने की खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस घर के अंदर जाने से मीडिया को भी रोक रही है और पुलिस फिलहाल अंदर जांच कर रही है और बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और लगातार किसी को भी अंदर जाने से या अंदर से किसी को बाहर आने से रोक रही है। अब बता दें कि जो सूचना सामने आ रही है, कैश को गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीन को भी मंगाया गया है जो कि कुछ देर में यहाँ पहुंचेगा। वहीं जो सुखदेव रजक जिसके घर पर छापेमारी चल रही है वो फिलहाल अपने घर से फरार है। अब ये बातें पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि ये पूरा मामला किस चीज से जुड़ा है और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। ये जो कैश इस घर पे बरामद हुआ है वो कैश चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ लाया गया था या फिर किसी और मकसद से यहाँ पर रखा गया था। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। दिवाली नजदीक है और ऐसे में पटाखों पर बैन, खास करके जो प्रतिबंधित पटाखे, उस पर लगातार पुलिस प्रशासन की नजर बनी रहती है। अरवल से एक खबर सामने आई है जहां पर भारी मात्रा में ये पटाखे बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर डीएसपी कृति कमल ने जानकारी देते हुए बताया कि नहर के रास्ते ऑटो पर 3 लोग प्रतिबंधित पटाखा लेकर जा रहे थे। तीनों को थाने लाकर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है तो उन्होंने कई लोगों का नाम उजागर किया है।
उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने टीम बनाकर जायसवाल जनरल स्टोर के गोदाम में छापेमारी की और लाखों के पटाखे बरामद किए। हालांकि इस दौरान जनरल स्टोर का मालिक मौके से फरार हो गया। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सांसद प्रदीप सिंह का एक जो बयान है वो काफी वायरल हो रहा है और इसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। दरअसल यह बयान उस समय दिया जा रहा था जब अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। इस वायरल बयान में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। इसके आगे वह कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा, जब बेटा बेटी का संबंध करना है। और तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर या कहें कि वायरल किया जा रहा है जिस पर आरजेडी ने सवाल भी उठाया है। ये वीडियो शस्त्र पूजा की है और इस शस्त्र पूजा के बहाने ही सवाल उठाया गया है। बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे हैं और तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की शस्त्र पूजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस पर आरजेडी ने सवाल उठाया है और कहा है कि बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कार्बाइन कहां से आया। आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर सुनील पांडे के बेटे का हथियारों के साथ तस्वीर दिखाया गया है। और देखिए, तरारी के बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत और सुशील पांडे के शस्त्र पूजा पर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार में सियासत गर्म है। सुशील पांडे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पुरानी विजयादशमी में शस्त्र की पूजा की सनातन धर्म में पुरानी परंपरा है, लेकिन राजद ने उपचुनाव के मौके पर जनता को भ्रमित करने के लिए इसे पेश किया है। मंशा साफ है किसी नेता की छवि को धूमिल करने की। राजद की कोशिश साजिश। राजद के किन किन नेताओं के पास कितने अवैध आर्म्स हैं, किसी से छिपी है क्या? देखिए, जो जिस प्रकार के चश्मा का उपयोग करेंगे उन्हें उसी प्रकार के चीजें नजर आएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी की जगह राष्ट्रीय जनता दल में है। कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसका स्थान निर्धारित है। यहाँ कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बचने वाला नहीं है। सरकार के लोग जो कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है कि आप बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। जो आपके साथ हो जाते हैं उनको आप बचाते हैं और जो आपके विरोध में हैं उनको आप फंसाते हैं। इस तरह की राजनीति बिहार में जो डेवलप कर रही है, बिहार में जो बढ़ रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और देखिए, इस शस्त्र पूजा की तस्वीर पर आरजेडी ने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल पर पलटवार किया है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने। उन्होंने कहा कि राजनीति के जो अपराधीकरण के दोषी हैं वो लालू प्रसाद हैं और लालू प्रसाद को अपने कार्यकाल में जो उन्होंने गलतियां की है उससे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, भ्रम फैलाने की कोशिश आरजेडी वाले कर रहे हैं। बिहार की राजनीति के अपराधीकरण के लिए जवाबदेह श्रीमान लालू प्रसाद जी हैं। अब उनकी पार्टी अपराध को लेकर मुखर अगर होती है तो मुझे लगता है बिहार की जनता को हैरानी ही होगी, क्योंकि जिस राज्य में बंदूक संस्कृति, समानांतर सेनाएं, खून खराबा नरसंहार का एक रक्त रंजित इतिहास लालू प्रसाद जी और उनकी पार्टी के कार्यकाल में बिहार में हुआ है।
और देखिए इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से मॉड्यूल काम कर रहा था, मॉड्यूल क्या बनाया गया था, लेकिन इस नापाक हरकत को, इस नापाक मंसूबे को नाकाम भी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। जम्मू कश्मीर में काउंटर कश्मीर इंटेलिजेंस की बड़ी छापेमारी हुई। श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम में पुलिस ने रेड की। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक की नापाक साजिश नाकाम की गई है। बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा में भी छापेमारी जारी है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और इस पर अब रोक भी लगाई गई है। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां पर एटीएस ने 10 लोगों को नोटिस भेजा है। यहां भी एक मॉड्यूल का मामला सामने आया था और इसी को लेकर के तह तक एटीएस पहुंची। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल मामले में एटीएस ने 10 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। बता दें कि रांची के चान्हो, बालसोकरा, सिमलिया के कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है। इसके साथ बीजूपाड़ा और लोहरदगा के भी लोगों को एटीएस ने नोटिस भेजा है। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक सहित अन्य से पूछताछ में जानकारी के आधार पर यह नोटिस दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस और एटीएस ने 23 अगस्त 2024 को कार्रवाई की थी। रांची के मेडिकल अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ चान्हो के पिपरा टोली से मतियूर रहमान, बालसोकरा से रिजवान बाबर और चटवल से मुफ्ती रहमतुल्लाह और हजारीबाग के लोसिंगना से फैजान अहमद को गिरफ्तार किया गया था। जबकि राजस्थान से लोहरदगा के कौवाखाप निवासी अल्ताफ अंसारी, चान्हो के पकड़ियों से इनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी के साथ ही झारखंड का अरशद खान, हसन और उमर फारूक को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अल्ताफ के लोहरदगा के कुंडो स्थित घर से 2 कंट्री मेड कार्बाइन और एक एयरगन बरामद किया गया था। साथ ही आरोपियों के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए गए थे। और देखिए एलएसी विवाद पर बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 2 दिवसीय रसा दौरा है, लेकिन इससे पहले, इस दौरे से पहले एक बड़ी जो पहल है वो की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर बड़ा समझौता हुआ है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी है। इसका मतलब है कि एलएसी पर विवाद वाली जगह से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और वहां दोबारा पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 60वां जन्मदिवस मना रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें विश किया है और एक्स पर पोस्ट करके उनके जन्मदिन को लेकर के शुभकामनाएं और बधाई दी है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया है। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र के प्रति आपका परिश्रम, समर्पण और संगठन कुशलता हम सभी कोटिशः भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में आपका उल्लेखनीय योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।